गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। मॉर्निंग सर। आज हम लोग की विज्ञान के विषय में जो हमारा आज का जो चैप्टर है, जो आज का हमारा टॉपिक है मौसम और जलवायु। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मौसम और जलवायु के बारे में। बच्चों, जब आपके घर में किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है, कोई बड़ा कार्यक्रम घर वाले तय कर रहे होते हैं, जैसे आपको मान लीजिए बड़े भाई बहनों की शादी होनी है या फिर और कोई बड़े कार्यक्रम का आयोजन जब पूरा होता है, तो आपके माता पिता या घर के बुजुर्ग जो हैं मौसम के संबंध में चर्चा करते हैं। उस कार्यक्रम को हैंडल करने से पहले यही बातचीत आपस में करते हैं उस समय का मौसम कैसा है। इसी प्रकार आप लोग टेलीविजन पे मैच देख रहे हैं या फिर कोई मैच देख रहे हो, वहाँ जो मैच करने वाले लोग हैं या फिर जो विशेषज्ञ हैं वो मौसम की ही बीच में चर्चा करते हैं। तो मौसम का जो प्रभाव है, जिस प्रकार से खेल कूद को भी मौसम प्रभावित करता है ना। कहीं बारिश हो गई तो खेल बिगड़ सकता है, वहाँ के आसपास के वातावरण में नमी हो गई तब भी खेल कूद प्रभावित हो जाता है। उसी प्रकार से मौसम का जो प्रभाव है हमारे दैनिक क्रियाकलाप में हुआ। हमने जो हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उसमें भी मौसम का प्रभाव पड़ता है। और मौसम संबंधी चर्चा आप लोग टेलीविजन से, रेडियो के माध्यम से और समाचार के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं कि कैसा मौसम चल रहा है, आगे कैसा मौसम होगा। तो बच्चों को मौसम और जलवायु के बारे में विस्तार से आवास के लिए अनुकूलित होते हैं, इस विषय पे भी चर्चा इस पाठ में की गई। बच्चों, हम लोग न्यूज़पेपर में मौसम संबंधी जानकारी को देखते हैं। यदि आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखें तो उसके एक कॉर्नर पे मौसम संबंधी जानकारी लिखी होगी कि 24 घंटे जो बीत गए हैं उस समय तापमान, अधिकतम तापमान क्या था या फिर न्यूनतम तापमान क्या था, उस स्थान पर कितनी वर्षा हुई, या वहां पवन वेग के बारे में इस तरह की जानकारी न्यूज़पेपर में दी होती है। इसके साथ साथ ही पूर्वानुमान यानी अगले दिन के मौसम का अनुमान भी उस रिपोर्ट पे एक जगह कहीं न कहीं न्यूज़पेपर पे ये रिपोर्ट भी लिखी होती है कि जो समय बीत गया 24 घंटे का उस समय मौसम कैसा था और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो टेलीविजन पे हो या रेडियो पे हो या न्यूज़पेपर में हो तो मौसम संबंधी रिपोर्ट हमको इन माध्यम से प्राप्त करते हैं। आप भी बच्चों एक काम कर सकते हैं, एक क्रियाकलाप कर सकते हैं कि आपको लगभग एक सप्ताह के न्यूज़पेपर आप कलेक्ट करेंगे और जहां पर मौसम संबंधी उसमें जानकारी दी गई है उसकी आप कटिंग कर लीजिए, उसको काट लीजिए और अपने एक पेपर से अपनी कॉपी पर इस तरह की कटिंग को खूब सारी लगभग एक सप्ताह की कटिंग लगा लीजिए। इससे आप हम लोग आगे क्या करेंगे समझते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर इकट्ठा करना है, आपके पास न्यूज़पेपर ना आ रहा हो तो आप अपने पड़ोस लेकर उसकी कटिंग को अपनी कॉपी पर लगाएंगे और देखेंगे कि किन्हीं 2 दिन यदि किन्हीं 2 मौसम की तुलना करें। मान लीजिए इसी महीने के फरवरी महीने की ही हम लोग 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक की मौसम की संबंधी जानकारी हैं या फिर पेपर को इकट्ठा करके और उसकी कटिंग लगाए हैं और 2 दिन के मौसम की हम तुलना करें, हम देखते हैं कि एक परिवर्तन हो जाए, चाहे तो न्यूनतम तापमान में परिवर्तन हो, चाहे अधिकतम तापमान में परिवर्तन हो या फिर आर्द्रता में परिवर्तन हो। इस तरह से सारी चीजें हमको एक जैसी दिखाई नहीं देती। आपकी बुक में आप अपनी बुक देखें, पेज नंबर 72 पेज पे बताया जा रहा है एक कार्य बनाने के लिए। पेज नंबर
72 हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए इस पे एक टेबल बना हुआ है सबसे ऊपर, इसको आपको पूरा करना है। तो जब आपके पास पेपर की कटिंग होगी तब इसको आप पूरा कर सकते हैं। जैसे इसमें डेट दी हुई है, तारीख का आपके पास न्यूज़पेपर हो उसकी तारीख डालनी है और 7-8 दिन का न्यूज़पेपर इकट्ठा करके सारी डेट डाल देनी। उन तारीख को अधिकतम तापमान कितना था उसको लिखना है और इसके बाद न्यूनतम तापमान कितना था, आर्द्रता कितनी थी, है ना, न्यूनतम आर्द्रता या अधिकतम आर्द्रता और वर्षा कितनी थी। इन सब बातों को जब आप लिखेंगे और फिर एक दूसरे को मैच कराएंगे, है ना, मान लीजिए आपने 10 तारीख लिखा, 10 तारीख के मौसम की रिपोर्ट को यदि हम 3-4 दिन यानी 15-16 तारीख से मैच कराएंगे तो आप पाएंगे कि एक जैसी चीजें नहीं है। हो सकता है अधिकतम तापमान एक जैसा हो, न्यूनतम तापमान बदल जाएगा या फिर आर्द्रता बदल जाएगी। तो बच्चों जो मौसम है बदलता रहता है, मौसम परिवर्तित हो जाता है। वर्षा, वर्षा को कैसे मापते हैं इसकी जानकारी आपके बुक में दी हुई है कि वर्षा को वर्षा मापी यंत्र से नापते हैं। किससे नापते हैं वर्षा को? वर्षा मापी यंत्र। और ये यंत्र कैसा होता है? वास्तव में ये सिलेंडर जैसा होता है, एक गिलास के जैसा होता है। वर्षा मापी यंत्र ये इसके ऊपर एक कीप लगी होगी, कीप एक बना दे। ये लीजिए वर्षा का पानी इस कीप के द्वारा इस सिलेंडर से एकत्रित होता रहता है और यहाँ पर क्या रहता है मिलीमीटर में, यहाँ पर नंबरिंग रहती है 0, ठीक है, इस तरह करके कितने मिलीमीटर वर्षा हुई, जहां तक ये पानी भर जाएगा और वहां से हम देखकर जान सकते हैं कितने मिलीमीटर किसी क्षेत्र में वर्षा हुई। तो वर्षा मापी यंत्र से हम लोग वर्षा का मापन करते हैं कि किसी क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई। बच्चों देखिए मौसम की परिभाषा हम लोग देख रहे हैं, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वायु, वर्षा आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थितियों का मौसम कहलाता है। इसको अंडरलाइन कर देंगे, किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, है ना, पवन वेग, इससे सब संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान पर मौसम की दिन प्रतिदिन और सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम ज्यादा आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह का मौसम ज्यादा गर्म है। बच्चों वास्तव में जो मौसम है वह अत्यंत जटिल परिघटना है ना, क्षण भर में मौसम बदल जाता है। कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि खूब तेज खूब चटक धूप निकली हुई है, क्या अचानक से बादल आ गए? या फिर आप लोगों ने ऐसा भी अनुभव किया होगा बहुत सारे बादल छाए हुए हैं कि अचानक धूप निकल आई, या फिर तेज वर्षा हो रही है और वर्षा अचानक से रुक गई, या फिर अचानक से तेज वर्षा होने लगी। बच्चों इस तरह से अचानक से तेज हवाएं चलने लगी तो मौसम जो है वो क्षण भर में बदल जाता है। तो मौसम अत्यंत ही जटिल परिघटना है। बच्चों आगे बताया जा रहा है कि किसी स्थान के मौसम का जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो किससे मापा जाता है? तो तापमापी से मापा जाता है, थर्मामीटर से मापा। तो जैसे आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, आपके शरीर का जो तापमान है वो डॉक्टरी तापमापी से मापा जाता है। तो मौसम संबंधी कामों में जिन तापमापी का उपयोग होता है ना, मौसम का तापमान आपको मापना है कि अधिकतम तापमान कितना है या न्यूनतम, उसके लिए विशेष प्रकार के तापमापी बने होते हैं जिनसे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की माप की जाती है। ये बात भी आपके दिमाग में चल रही होगी कि आखिर किस समय तापमान मापा जाए, है ना, कि न्यूनतम तापमान किस समय मापना चाहिए या अधिकतम तापमान किस समय मापना चाहिए।
तो जो न्यूनतम तापमान है वो प्रातः काल भोर के समय न्यूनतम तापमान बच्चों मापा जाता है। अधिकतम तापमान दोपहर 12 बजे के बाद मापा जाता है। इसलिए क्योंकि 12 बजे अधिकतम तापमान मापना है तो तेज गर्मी, और यह भी आप लोगों ने जरूर अनुभव किया होगा कि गर्मी के मौसम में सुबह टाइम तो ठीक ठाक रहता है ना, मौसम बढ़िया सुहावना रहता है, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जैसे ही दोपहर होती जाती है और 12 बजे के बाद तो हालत है ना, हम लोग बेहाल हो जाते हैं पसीना गर्मी से। तो जो अधिकतम तापमान है 12 बजे के बाद, इसलिए 12 बजे के बाद अधिकतम तापमान मापा जाता है। बच्चों मौसम का जो परिवर्तन है, मौसम कैसे बदलता है, कई बार आप लोगों ने इस बात को भी अनुभव किया होगा कि ठंडी के मौसम में दिन बहुत छोटा होता है, यानी जल्दी से अंधेरा हो जाता है, और गर्मी के दिन में जो उजेले की अवधि निकला रहता है उसकी अवधि लंबी हो जाती है, यानी गर्मी में दिन बड़ा और ठंडी में दिन छोटा हो जाता है, तुरंत अंधेरा, और आपके खेलने के लिए समय नहीं मिल पाता है। खूब देर तक आप खेलते रहे, 5 ही बजे से मम्मी पापा का कह देते हैं कि चलिए अंधेरा हो गया घर चलिए, और गर्मी में आप 7 बजे तक आराम से सोते रहते हैं। तो बच्चों इन सब का कारण है, ये इन सबको जो प्रभावित करता है वो सूर्य भगवान प्रभावित करते हैं। सूर्य जो है, सूर्य के कारण ही मौसम की जो गतिविधियां हैं बढ़ती रहती है, मौसम बदलते रहते हैं। और सूर्य जो ब्रह्मांड में काफी ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य क्या है, गैसों का एक गोला है, बहुत दूर स्थित है, और इसके बाद भी हमें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा देता है। दूर होने के बावजूद भी कल्पना करिए कितनी गर्मी वहां होगी, कितना तापमान होगा। तो सूर्य के कारण से ही मौसम में जो जलवायु में जो परिवर्तन है वो सूर्य से जुड़े हैं। और सूर्य किस प्रकार से किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है, मान लीजिए आप समुद्र तटीय इलाके में रहते हैं, वहां के अधिकांश क्षेत्रफल पे क्या है, पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो सूर्य की गर्मी से वहां का पानी गर्म होगा, भाप बनकर ऊपर उठेगा, तो क्या है, वातावरण में नमी की मात्रा ज्यादा होगी, आर्द्रता ज्यादा होगी। तुलनात्मक रेगिस्तानी इलाके, यही सूर्य जब रेगिस्तानी इलाके में पानी नहीं है तो वहां की रेत को गर्म करेगा, वहां के स्थल को गर्म करेगा, वहां की वायुमंडल को गर्म करेगा। तो वहां उन्हीं दिनों पे यदि हम लोग समुद्र के इलाके में कोई आपका मित्र रहता है तो यदि उससे फोन पे पूछें कि वहां का मौसम कैसा है, और कोई रेगिस्तानी इलाके राजस्थानी क्षेत्र पे रहता है, राजस्थान पे रहता है, मरुस्थलीय क्षेत्र पे रहता है, वहां पूछेंगे तो पाएंगे आप कि वहां रहने वाले लोग गर्मी से ज्यादा परेशान हैं। इस तरह से सूर्य जो है अलग अलग क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग जलवायु। जलवायु के बारे में जानेंगे। पेज नंबर 73 में हम लोग पहुंच चुके हैं। मौसम, ये भी प्रश्न आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा, मौसम संबंधी रिपोर्ट है जो टेलीविजन पे फिर रेडियो में जो मौसम संबंधी चीजें बताई जाती हैं कि कब कहाँ पानी बरसेगा, है ना, कितनी गर्मी कहाँ रहेगी, बादल कहाँ छाए रहेंगे, आखिर इसे तैयार कौन करता है, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हो। तो बच्चों मौसम संबंधी जो रिपोर्ट तैयार करता है वो मौसम विभाग, भारत सरकार का मौसम विभाग मौसम संबंधी रिपोर्ट को तैयार करता है। जगह जगह से आप उसको इकट्ठा करता है, हर जिले से, राज्य में, और राज्य से जाके भारत की राजधानी है ना नई दिल्ली में सारे आंकड़े एकत्रित होते हैं, वहां से प्रकाशित होते हैं, जारी होते हैं। बच्चों मौसम वैज्ञानिक दिन प्रतिदिन के मौसम के आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उनके पास बहुत सारा डाटा, बहुत सारा रिकॉर्ड है, 15-50 सालों का डाटा उनके पास इकट्ठा है, कहाँ की जलवायु कैसी। तो किसी स्थान के, यदि मान लीजिए रेगिस्तानी क्षेत्र की लोग बात करें, वहां आप लोग पहले से पता है कि वहां अधिकांश दिन वहां गर्मी रहती है, अधिकांश समय वहां गर्मी रहती है।
इसी प्रकार ये हम लोग आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आप पाते हैं कि वहाँ अधिकांश साल के अधिकांश दिनों में पानी बरसता है। तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी? गर्म और आर्द्र नमी वाली जलवायु। इसी प्रकार से रेगिस्तानी इलाकों की जो जलवायु है शुष्क होगी। तो बच्चों, किसी स्थान की जो जलवायु है, किसी स्थान का जो मौसम है, उसके लंबे समय तक यदि मौसम उसी प्रकार चलता रहे तो उस स्थान की जलवायु को निर्धारित करता है। वैज्ञानिक मान लेते हैं कि वहां की जलवायु ऐसी, यानी राजस्थान की जलवायु वैज्ञानिकों ने मान ली है कि 50 साल से का रिकॉर्ड उन्होंने अपने पास इकट्ठा कर रखा है, डाटा इकट्ठा कर रखा है, और उस डाटा को देखकर बता रहे हैं जहां साल के अधिकांश महीने गर्मी, अधिकांश दिनों में गर्मी रहती है, इसलिए वहां की जो जलवायु है कैसी है? गर्म जलवायु। इसी प्रकार से पूर्वी जो हमारे राज्य हैं वहां अधिकांश साल के अधिकांश दिनों में पानी बरसता रहता है, और वैज्ञानिकों के पास जो मौसम वैज्ञानिक है उनके पास वहां का भी रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड को देखकर वो तय कर दिए हैं, निश्चित कर दिए हैं कि वहां की जलवायु ऐसी है, कैसी है? गर्म है और आर्द्र। इस प्रकार से जो जलवायु जो निर्धारित होती है तो लंबे समय तक यदि उस स्थान के मौसम का रिकॉर्ड है एक प्रकार से जलवायु। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 74 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए इस पेज पे जलवायु की परिभाषा देखने, इसको भी अंडरलाइन आप कर लेंगे। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम पैटर्न उस स्थान की जलवायु बताता है। नीचे कुछ सरणी बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, इनको आप देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसमें मौसम संबंधी जानकारी दी हुई है। जैसे जनवरी के महीने में श्रीनगर में कितना अधिकतम तापमान था, कितना न्यूनतम तापमान था, कितनी बारिश हुई। इसी प्रकार से फरवरी के महीने में क्या स्थिति रही, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ये जो अंतर हो रहा है उसको समझेंगे। बच्चों ने अपना स्पीकर ऑन कर रखा है, वो म्यूट कर दें। बच्चों, जलवायु का हम लोगों पर या वहां रहने वाले जो भी जीव हैं, जो भी प्राणी हैं, किसी स्थान विशेष पर रहने वाले जो भी जीव हैं, जलवायु का उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वो जीव, उन जीवों के शरीर पर ऐसी विशेषताएं या ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे वह विशेष जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहां पर अपना सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकें, है ना, अपने भोजन की व्यवस्था कर सकें, और साथ में अपनी संख्या में जो है ना वृद्धि कर सकें, अपनी प्रजाति को सुरक्षित रख सकें। तो इसके लिए उनके शरीर में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण, विशेष प्रकार के गुण विकसित हो जाते हैं। तो जो जलवायु है वो जीवों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। कोई भी जीव है जिस प्रकार की जलवायु में रहेगा उसी प्रकार की विशेषताएं हो जाएगी। यदि हम लोग बात करें उत्तर भारत, है ना, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र की बात करें तो वहां जो जीव हैं उनके शरीर में वहां की जलवायु के अनुसार बहुत सारी विशेषताएं विकसित हो गई। जैसे वहां याक पाए जाते हैं तो उनके शरीर में बड़े बड़े बाल हो गए। वहां की जो बकरियां हैं, चाहे अंगूरा हो या फिर जिससे पश्मीना हो, इस तरह की जो बकरियां हैं, जो भेड़े हैं, उनके शरीर पे बहुत घने बाल पाए जाते हैं जो उनको वहां के वातावरण में ठंड से बचाते हैं, उनको जीवित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी बुक पे जो चर्चा की गई है ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र के जीव, एक जीव भालू की चर्चा की गई। यहाँ पर जो आपके क्षेत्र में जो भालू है उससे ध्रुवीय क्षेत्र का भालू अलग है, उसके शरीर में अलग विशेषताएं।
ध्रुवीय क्षेत्र से मतलब इस प्रकार के क्षेत्र से है जहां बर्फ ही बर्फ जमा हो, है ना। वहां का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तो ठंडी के मौसम में हो जाता है, और वहां 12 महीने बर्फ जमा हो। उन क्षेत्रों में जो भी जीव जंतु पाए जाएंगे उनके शरीर में अलग विशेषताएं पाई जाएंगी। जैसे वहां जो भालू पाए जाते हैं तो उनका रंग बर्फ की तरह ही सफेद होता है, जिससे शिकारी जीव से बच सके, कोई उन्हें खा ना जाए, वो बर्फ में आसानी से छिप सके, तो उनका रंग भी सफेद है। उनके त्वचा के नीचे एक वसा की बर्फ मोटी जमा है, चमड़ी के नीचे वसा की एक लेयर पाई जाती है जो उन्हें ठंडी से बचाती है। उनके शरीर पर बहुत घने घने बाल पाए जाते हैं, जिसके कारण से वो ठंड से बच सकें, जीवित रह सकें। और बच्चों, उनके जो वो ध्रुवीय जो भालू है, जो सफेद भालू है, उसके सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है ना। बर्फ में दबी हुई जो भी मछलियां हैं या जो भी जिन्हें वो खाता है भालू, तो मछलियां या फिर अन्य जो जलीय जीव हैं, उनको बाहर से, बर्फ के बाहर से सूंघ कर जान जाता है और अपने नुकीले नाखूनों से बर्फ को खोदकर और अपने भोजन को तलाश लेता है। और बच्चों जो उसके नाखून हैं वो भी बड़े मजबूत और नुकीले होते हैं, जिससे बर्फ में आसानी से चल सके। बर्फ में वो अपने नाखूनों को, पंजों को धंसाता हुआ, गड़ाता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाता है, चलता है। इस तरह से उसके शरीर में विशेषताएं पाई जाती हैं, क्योंकि वह विशेष जलवायु परिस्थितियों में रहता है। जो भी जीव, कोई भी जीव हो, जिस जलवायु में रहेगा, उसी प्रकार से उसके शरीर में विशेष प्रकार के गुण, विशेष प्रकार के लक्षण, विशेषताएं अपने आप पैदा हो जाती हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप भी अपने बुक पे देख पा रहे होंगे, चलिए बुक मैं उठा रहा हूँ। ये देखिए पेज नंबर 76 पे दिया हुआ है ध्रुवीय भालू और उसकी क्षमताएं हैं। आप भी देख पा रहे होंगे इन चीजों को, आपकी बुक पे दिया हुआ है। इसी तरह एक जीव की और चर्चा यहाँ की गई है आपकी बुक में, पेंगुइन की चर्चा की गई। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जो जीव है वो पेंगुइन। ये सफेद होते हैं ये, और आसानी से बर्फ की पृष्ठभूमि में छिप जाते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पेंगुइन बैठा है या बर्फ का ढेर, वो छुप जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए इनकी जो चमड़ी है मोटी होती है और त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। पेंगुइन आपको झुंड में दिखाई देंगे, स्वयं को गर्म रखने के लिए वो ऐसा करते हैं। और आप लोग भी अपने आसपास चित्रकूट में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि ठंडी के मौसम में कैसे बंदर, है ना, कैसे बंदर झुंड बनाकर एक जगह बैठ जाते हैं, जिससे उन्हें ठंडी कम लगती है। इसी तरह पेंगुइन करते हैं, ये झुंड पे रहते हैं जिससे अपने आप को गर्म रख सके। साथ ही पेंगुइन के जो पंजे हैं वो भी विशेष प्रकार के होते हैं, जिससे यह आसानी से तैर सकते हैं। तो पेंगुइन अच्छे तैराक भी होते हैं। इनका जो शरीर है वो धारा रेखी होता है। धारा रेखी के तात्पर्य जैसे कि आपकी नाव होती है ना, आगे और पीछे से नुकीली और बीच में चौड़ी, इस प्रकार से मछली होती है। तो मछली भी आगे वाला भाग जो उसका नुकीला होता है और बीच वाला भाग मोटा और चौड़ा होता है, जिससे पानी को चीरते हुए आगे बढ़ सके। तो उसको पानी किसी प्रकार से बाधा न पहुंचाए, तो इसका शरीर भी, पेंगुइन का भी धारा रेखी शरीर होता है। इसी प्रकार से कुछ और जीवों की चर्चा आपकी बुक में की गई है, जैसे कि लाल नेत्रों वाला मेढक या फिर टुकन पक्षी। टुकन पक्षी की क्या विशेषता है? ये ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में टुकन पक्षी पाए जाते हैं। जब खूब वर्षा होती है तो भारत के पूर्वी राज्यों में, वहां के जंगलों में टुकन नामक एक पक्षी पाया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है? क्योंकि नीचे नीचे के जो बच्चों जो भोजन है वो सब जीवों की पहुंच पर रहता है। पेड़ वृक्षों में लगे हुए नीचे के जो फल हैं वो सब जीवों के पहुंच में रहते हैं। उन्हें सब जीव खाकर आसानी से पेड़ उन फलों को खत्म कर देते हैं। लेकिन जो टुकन पक्षी है वो सबसे ऊपर टॉप पे बैठता है और वहां से पतली पतली शाखाओं के में लगे हुए फलों को भी खा लेता है।
उसमें शरीर में उसमें क्या विशेषता है, उसकी लंबी सी चोंच होती है। सुगन पक्षी बड़े आकार का होता है, इसका वजन ज्यादा होता है। यदि पतली शाखाओं में बैठेगा तो शाखाएं टूट सकती हैं। तो भगवान ने इसके शरीर में क्या विशेषता बना दी है, इसकी लंबी सी चोंच। ये ऊंचाई में बैठकर पतली पतली शाखाओं में लगे हुए फलों को भी अपनी लंबी चोंच से आसानी से पकड़ सकता है। इस तरह की विशेषता बताई गई है इसकी। इसी प्रकार से उष्णकटिबंधी वर्षा वन का एक चिर परिचित जो जीव है वो हाथी है। तो हाथी सभी बच्चे हाथी जरूर देखे होंगे। ये जो जीव है वो उष्णकटिबंधी वर्षा वनों का प्रमुख जीव है। और इसके शरीर में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि हाथी खाता क्या है, आपको पता है, पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है, वृक्षों की छाल खाता है। इसके शरीर में जो भगवान ने जो विशेषताएं बना दी हैं, है ना, उस विशेष प्रकार की जलवायु परिस्थितियों में रहने के कारण इसके शरीर में जो विशेषताएं हैं, एक तो इसके बड़े बड़े से कान हैं, जिसके कारण ये हल्की आवाजों को भी, धीमी आवाजों को भी सुन लेता है। साथ में इसके बाहर बड़े बड़े दांत निकले हुए हैं। इनका उपयोग जानते हैं किस काम के लिए करता है, ये वृक्षों की छाल को फाड़ कर खाने के लिए इन दांतों का उपयोग करता है। और सूंड के द्वारा, है ना, ऊंचाई की टहनियों को भी आसानी से ये तोड़ सकता है और अपना पेट भरता है, अपना पोषण करता है। इस तरह से इसके शरीर में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो बच्चों, इस तरह से अलग अलग जीवों में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, आपकी किताब में और कुछ जीवों के बारे में दिया गया है, आप इनको पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।